तो चलो भाई, आज अपना लास्ट लेक्चर है ये साइंस का। साइंस में क्या है कि फाइनल लेक्चर है और पूरी रसायन विज्ञान यानी जो आपकी केमिस्ट्री होती है क्लास 10th में, साइंस में जो केमिस्ट्री होती है उसका पूरा पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। आज पूरा 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 5 ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका तत्वों का वर्गीकरण, प्रिडिक्टिव क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, यानी प्रिडिक्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये आज पूरा साइंस आपका, साइंस में आपका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है वो आपका पूरा पूरा यहाँ पे आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, डोरेवाइन का त्रिक, डोबेराइनर का त्रिक दे रखा है। तो सन 1817, सन कौन सी है, ईयर कौन सी है, 1817 में डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया जी, 1817 में कुछ इन्हें ज्ञात तत्व थे उस समय, उनको क्या किया कि समान गुणधर्म वाले यानी जो एक जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करते थे उनको क्या किया कि समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार इन्होंने कैसे किया कि 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह को चुना, यानी 3-3 तत्व इन्होंने चुने जो गुणधर्म में कैसे थे, सेम थे, एक जैसे थे, लगभग एक जैसे। तो इसलिए इनको क्या किया गया, त्रिक कहा गया। 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह को चुना। इन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों वाले कुछ समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तत्वों को चुना एवं उन्हीं समूह को इन्होंने क्या कहा, त्रिक कहा। त्रिक के क्या थे, तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, उनके परमाणु जो द्रव्यमान थे उनके आरोही क्रम में रखने पर अन्य बीच वाला जो परमाणु था अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता था। यानी बीच वाला जो तत्व है वो अन्य दो का क्या होता था, औसत होता था। जैसे कि मान लीजिए एक परमाणु क्रमांक ए है, एक बी है, एक सी, इन्होंने 3 रख लिए। ये कैसे हैं, आपस में कैसे हैं, कुछ रासायनिक गुणधर्म में ये एक जैसे हैं। यही है, देखो फर्स्ट में क्या है, 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह को चुना एवं उनके समूह को त्रिक कहा गया। तो इन्होंने किया कि समान गुणधर्म वाले कुछ तत्व है जैसे ए बी सी है, कुछ समान इनमें समानता है, तो इन्होंने इन तीनों को एक जगह रखने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे क्या है, इन्हीं को क्या कहा गया, त्रिक कहा गया। इन त्रिक के अनुसार क्या है, उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर, उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 25 है, तो यहाँ पे ये 5 है और ये 25 है, तो बीच वाला लगभग इनके हिसाब से कितना है, 30, 30 का आधा कितना होता है, 15। तो इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, अब आरोही क्रम हो गया 5, 15, 25 आरोही क्रम हो गया। ठीक है, रखने पर तत्व का परमाणु क्रमांक, बीच वाले तत्व का परमाणु क्रमांक अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता था, अन्य दो का क्या था, औसत होता था। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश की। तो डोबेराइनर का त्रिक क्या है, सन 1817 में डोबेराइन ने समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार इन्होंने क्या किया कि 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा गया। 3-3 तत्वों को चुना, उन समूह को क्या कहा गया, त्रिक कहा गया। इनके अनुसार क्या था कि जो ये तीनों तत्व इन्होंने लिए एक जगह रखने का प्रयास किया, वो समान गुणधर्म में, यानी कुछ गुणधर्म उनमें समान थे, और उनमें मेनली एक जो बढ़िया बात थी वो क्या थी कि पहले और दूसरे का जब हम औसत करेंगे, पहले और दूसरे का जब हम औसत करते थे तो हमें क्या मिलता था, बीच वाला तत्व मिलता था। ठीक है, बीच वाले तत्व का परमाणु क्रमांक मिलता था। तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु क्रमांक का जब हम औसत करते थे तो हमें बीच वाले परमाणु क्रमांक का औसत मिलता था। तो ये क्या है, डोबेराइन का त्रिक। इन्होंने कितने में दिया, 1817 में दिया था। जो कैसे थे, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक जगह व्यवस्थित करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, एक जगह। अब आते हैं आपके न्यूलैंड का अष्टक, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चलो, न्यूलैंड के अष्टक नियम में देखो क्या दे रखा है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि न्यूलैंड ने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व, प्रत्येक जो 8वां तत्व है वो 8वां तत्व क्या है, पहले वाले तत्व से कुछ समानता रखता है। प्रत्येक 8वां तत्व पहले वाले तत्व से कुछ समानता रखता है। और इन्होंने क्या कहा कि देखो, न्यूलैंड ने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। जो प्रत्येक 8वां तत्व है उसका गुणधर्म पहले वाला तत्व है उससे कुछ न कुछ समानता रखता है। अतः उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। जो संगीत के 8 स्वर होते हैं उनसे तुलना की।
तो लास्ट वाला जो स्वर होता है वो पहले से लगभग समानता रखता है, तो उन्होंने भी उसी प्रकार से देखा। तो इसको क्या कहा गया कि इसलिए इन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। तो अष्टक का सिद्धांत क्या है बेसिकली कि पहले वाला लास्ट वाला यानी आठवां तत्व पहले तत्व से कुछ न कुछ समानता रखता है। यानी मैं अगर कहूँ तो ए से बी सी ऐसे करते करते मैं आठवां मान लीजिए मैंने 8D है, ठीक है, तो डी क्या है, अब ई अगला स्टार्ट होगा, फिर मान लीजिए एफ तक जा रहा है, बीच में कितने हैं आपके 8 है, बीच में कितने हैं 6 तत्व हैं। तो ए से लेकर डी तक मान लीजिए, मान ला ए से आपके डी तक कितने हैं, बीच में 6 तत्व हैं, तो ये डी किसी न किसी प्रकार से ई से समानता रखता हो, और अगला तत्व आएगा, अगला आठवां तत्व इस वाले प्रथम तत्व से कुछ न कुछ समानता रखता है, इसीलिए इसे अष्टक नियम, अष्टक का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। इनका जो सिद्धांत था ये हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा यानी कहाँ कहाँ ये लगता था। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं। उस समय सिर्फ 56 तत्व, जब इन्होंने खोज की थी, जब ये अपने नियम बना रहे थे, तो उस समय तक 56 ही तत्व ज्ञात थे। तो इन्होंने सोचा कि 56 ही तत्व पूरी विद्यमान है, तो इन्हीं पर हम पूरा पूरा फोकस करते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम तक प्रत्येक आठवां तत्व अगले फर्स्ट तत्व से समानता रखता है। ठीक, कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। ठीक है, पहले तत्व से नहीं मिलता था, यानी कैल्शियम तक ही ये लागू होता है। ठीक है, मेडलिव। अब आते हैं आपके अगले मेडलिव। तो पहले हमने देखे, फिर दूसरे देखे, अब आते हैं मेडलिव। यहाँ से सही सही स्टार्टिंग होती है लगभग। ठीक है, तो देखो मेडलिव ने क्या गया, मेडलिव की आवाज साड़ी में क्या था कि मेडलिव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने क्या किया, मेडलिव वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना तो 8वें स्वर में ना त्रिक बनाया, इन्होंने क्या किया, जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, यानी रासायनिक जो उनके गुणधर्म है उनके आधार पर इन्होंने उनकी व्याख्या की या उन्हें वर्गीकृत किया। तो उनके अनुसार क्या है, मेडलिव की आवाज सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह, ऊर्ध्व स्तंभ को यानी ऐसे खाने बनाए जाते, इनको ऊर्ध्व स्तंभ कहा गया। ठीक है, तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। इन्होंने क्षैतिज पंक्तियों क्या कहा, आवर्त। ठीक है, ए बी। ठीक है, और ये आपके ये क्या है, स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ ऐसे खड़े होते हैं वो स्तंभ होते हैं, और आवर्त क्या होते हैं, बैठे। आवर्त क्या होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने कहा, क्या कहा, आवर्त कहा। ठीक है, स्तंभ खड़ा होता है तो स्तंभ खड़े हुए होते हैं, और आवर्त क्या है आपके, क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज क्या है, बैठे हुए। जैसे पंक्ति में खाना खाते हैं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक बैठता है, तो पंक्तियों कैसी होती हैं आपकी, इस प्रकार से होंगी, जबकि स्तंभ आपके कैसे होंगे, इस प्रकार से होंगे। अब देखते हैं मेडलिव की आवाज सारणी का सिद्धांत क्या था। इनकी आवाज सारणी का सिद्धांत क्या है, इनकी आवाज सारणी का सिद्धांत क्या है। तो मेडलिव की आवाज सारणी में देखो क्या है, मेडलिव की आवाज सारणी का सिद्धांत, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तकाल होते हैं। तो क्या है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का क्या होते हैं, आवर्तकाल होते हैं। उनके परमाणु का क्या होते हैं, आवर्तकाल होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का क्या होते हैं, आवर्तकाल होते हैं। मेडलिव की आवाज सारणी में 8 ग्रुप तथा 6 पीरियड थे, 8 ग्रुप तथा 6 पीरियड थे। ठीक है, और देखो आगे क्या है इसमें, उस समय तक केवल 63 तत्व ज्ञात थे। उस समय तक कितने होते, पिछले तक 56 थे। ठीक है, अब कितने हुआ, 63। तो उस समय तक केवल 63 तत्व ज्ञात थे, जिनके ऊपर मेडलिव ने प्रयोग किए। भाई जो वैज्ञानिक है उतने समय तक जितने भी ज्ञात थे उन्होंने किए। पिछले बार 63 तक, वहां पे कितने थे, 3-3 के त्रिक बनाया, फिर आए तो 56 आ गए, अब आ गए 63। तो उस समय तक केवल 63 तत्व ज्ञात थे जिनके ऊपर मेडलिव ने प्रयोग किए। तो मेडलिव की आवाज सारणी की उपलब्धियां क्या थी, मेडलिव की आवाज सारणी की उपलब्धियां क्या थी। मेडलिव ने अपनी आवाज सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, इससे संबंधित तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की तथा उनके गुणों का भी अनुमान किया गया। कि इन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ी, भाई वैज्ञानिक ने कोई जगह खाली छोड़ी है तो लोगों में क्यूरियोसिटी हुई है जानने की, ये खाली जगह छोड़ी है तो कोई ना कोई तत्व यहाँ पे आएगा, तो खोज वहां से नई नई खोजों के प्रेरित
किया। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, इन्होंने क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिया, बीच बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ा। तो इससे क्या लाभ क्या हुआ कि इससे ये भविष्यवाणी हुई कि आगे भी कुछ ऐसे तत्व रह गए हैं जिनको खोजना बाकी है। तो ये उनकी क्या थी, उपलब्धियां थी। दूसरी उपलब्धि क्या थी, अक्रिय गैसों की खोज होने पर सारणी में छेड़छाड़ किए बिना ही इन्हें नए समूह में रखा गया। तो जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई तो आवर्त सारणी में बिना छेड़छाड़ किए इनको एक अलग आवर्त में रख दिया गया, ठीक है, नए समूह में रख दिया गया। मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं, मेंडलीव का जो वर्गीकरण है उसकी सीमाएं कहाँ तक है, ठीक है। तो मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमा है, तो वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, बल्कि सीमाएं कहाँ तक की इन्होंने, यानी कहाँ तक की, तो ये क्या है, हाइड्रोजन को एक सही स्थान नहीं दे पाए। इसे क्षारीय धातु के साथ ग्रुप फर्स्ट में रखा गया, परंतु ये हैलोजन की तरह द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है, ठीक है, तथा धातु एवं अधातुओं के साथ सह संयोजन यौगिक बनाती है। तो हाइड्रोजन को क्या है, ये सही स्थान नहीं दे पाए, इन्होंने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा, जबकि हाइड्रोजन हैलोजन की तरह ही द्विपरमाणु अणु के साथ द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है, तथा धातु और अधातुओं के साथ सह संयोजन यौगिक बनाती है। तो ये कुछ फेलियर थे इनके, तो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, ग्रुप 1 के साथ रखा, ठीक है, परंतु ये हैलोजन की तरह द्विपरमाणु के अणु के रूप में पाई जाती है तथा धातु एवं अधातुओं के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है, ठीक है। सम स्थानों की खोज होने पर सारणी में उच्च स्थान देने में कठिनाई हुई। सम स्थानिक क्या होते हैं, जिनके क्या है समस्थानिक 6, 12, 6, 13 समस्थानिक क्या है आपके समस्थानों की खोज होने पर सारणी में उन्हें उच्च स्थान देने में कठिनाई हुई। समस्थानों की जब खोज हुई तो एक ही स्थान पर जगह एक ही जगह है, मान लीजिए कार्बन के लिए इन्होंने एक जगह चुनी है, तो कार्बन के समस्थानों की जब खोज हुई, तब स्थानिकों की खोज हुई, तो अब उन्हें रखना असंभव हो गया कि मान लीजिए 3 कार्बन के 3 समस्थानिक मिल गए, ठीक है, तो उन्हें रखा कहाँ जाएगा, उनके लिए जगह तो नहीं छोड़ी गई थी, कार्बन एक ही था जो एक ही जगह पे रख दिया गया। तो अब उससे क्या हुआ कि उचित स्थान देने में कठिनाई होने लगी। अब आती है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी कैसी थी तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या गया कि आधुनिक आवर्त नियम, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। नई जो आवर्त सारणी बनी उसमें क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, उससे उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। तो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति है जो, उससे उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता लगता है कि वो कितना क्रियाशील है और कितना मंद है, ठोस है, द्रव है, लिक्विड है, क्या है, वहीं से पता लग जाता है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी 18 स्तंभ है, ठीक है, ऐसे करके 18 है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। 7 कैसी हैं आपकी, क्षैतिज पंक्तियां है, ठीक है। आधुनिक सारणी में क्या है आपके 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उनकी प्रवृत्ति कैसी है, संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे उसकी निर्धारण किया जा सकता है कि उस तत्व की संयोजकता कितनी है, ठीक है। जैसे H की आपकी हाइड्रोजन की कितनी होती है, एक हाइड्रोजन की एक होती है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एक ही कोश है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि Na की संयोजकता कितनी है, तो इसकी भी एक होती है, कैसे होती है, तो देखो Na का जब हम परमाणु विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 ये होगा 2 8, ठीक है, और लास्ट वाले में कितना, एक, यानी Na 11 होता है, तो Na का 2 8 और 1, तो लास्ट वाले में इसके कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो देखो संयोजकता दे भी रखा है, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है कि, और कहीं कहीं देखा गया है, अब मान लीजिए Cl 17 होता है, तो 2 8 8 2 8 8 2 16 और 2 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 7 है। अब यहाँ पे कितना है, 7 है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। अब इसमें भाई 17 है
तो इसमें कितना 7 बचा, लेकिन चाहिए इसे अष्टक पूरा करने के लिए 18 चाहिए, पूरे 18 चाहिए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसलिए Cl की भी संयोजकता यानी क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। अब देखो आगे क्या है, परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या होता है, समूह में जब किसी ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तब परमाणु साइज में वृद्धि होती है। यानी आवर्त सारणी में जब आप ऊपर वाले तत्व से नीचे वाले तत्व की तरफ चलोगे, ऊपर वाले तत्व से मान लीजिए ए तत्व है, बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल, इतने तत्व मैंने मान लिए। तो समूह में जब किसी ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तब परमाणु साइज में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एक एक कोष की वृद्धि होती जाती है। एक एक कोष की कैसी होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो एक की क्या है, परमाणु साइज कुछ कम है, फिर बी का उससे ज़्यादा होगा, सी का उससे ज़्यादा होगा, डी का और ज़्यादा होगा। तो समूह में जब किसी ग्रुप में हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जमीन के मान लीजिए हम जमीन की तरफ बढ़ते हैं ग्रुप में, तो परमाणु साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और आवर्त में, ये तो समूह में हो गया। अब आवर्त में देखो, आवर्त में बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से, नाभिक में क्या है, आवेश बढ़ जाता है। यानी ए से ई में जाने पर और ई से आई में जाने पर क्या बढ़ जाएगा, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या घटती जाती है क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से, नाभिक में क्या है, आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। अब आवेश बढ़ेगा तो आवेश क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिससे क्या है, उसकी त्रिज्या छोटी होती जाती है। तो परमाणु की त्रिज्या कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। तो जब समूह में हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगी, एक एक कोष की वृद्धि होगी और परमाणु साइज बढ़ता जाएगा। जबकि बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी, क्योंकि उसमें जो क्या है, नाभिक में आवेश के बढ़ने से, यानी आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परमाणु की आकार घट जाता है। ठीक है, फिर आपके धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। तो आई होप आज की क्लास पूरी आपको समझ में आएगी। इससे पहले वाली 4-5 वीडियो है वो भी क्विक रिवीजन में समझाने की कोशिश किया। तो आज आपकी क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान की केमिस्ट्री पूरी खत्म हो गई। अब हम आगे देखेंगे जीव विज्ञान, ठीक है, नहीं बायोलॉजी।